गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन किस किस मेथड्स के द्वारा होता है, जिसमें से अपन ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक जो है पूरा टाइप्स कंप्लीटली अपन ने कवर कर लिया था। और आज जो है अपन बात करते हैं कि फंगस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी मेथड्स के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। लास्ट अपन ने देखा था कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसकी बहुत सारी मेथड्स थी, फ्रेगमेंट्स द्वारा, बाइनरी फिजन द्वारा, बडिंग द्वारा, बनने वाले जैमी द्वारा, क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा। और आज बात करते हैं अपन लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन का मतलब है कि जनन करने के लिए उसके अंदर पर्टिकुलर कोई ऑर्गन्स, अंग जैसी संरचना तो नहीं बनेगी, लेकिन बनने वाले जो स्पोर होंगे उनके बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है कि अलैंगिक जनन जो है वो किस किस टाइप से पाया जाता है। तो मेन रूप से अलैंगिक जनन की जो प्रोसेस होती है वो केवल और केवल लोअर क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं, यानी कि निम्न वर्गीय जो पादप होते हैं, उनके अंदर पाई जाती है। तो आज अपन बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन को मेन रूप से दो में डिवाइड किया जाता है। एक तो डिवाइड किया जाता है उनमें बनने वाले स्पोर के बेस पे, और एक डिवाइड किया जाता है उसमें बनने वाले कॉनिडिया के बेस पे। तो इसके दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, और एक टाइप होता है इसका कॉनिडिया। तो नाम से पता चल रहा है कॉनिडिया कि स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण तो किस पे होता है, स्पोरेंजियोफोर जैसी स्ट्रक्चर पर ही होगा। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक होता है, यहाँ लिखा हुआ होता है स्पोर, और इन स्पोर का निर्माण होता है फोर पर। तो जब हम पढ़ते हैं कि स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण किस पर होता है, तो हम क्या कहेंगे कि स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण स्पोरेंजियोफोर पर होता है। किस पर होता है? स्पोरेंजियोफोर पर होता है कि एक स्पोरेंजियोफोर जो होती है उसके ऊपर बहुत सारी स्पोरेंजियोस्पोर लगती हैं, जिसको कहते हैं बीजाणुधानीधर। इसका नाम होता है इसको कहते हैं बीजाणुधानीधर। बीजाणुधानीधर क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे, यानी स्पोर बनेंगे। तो इनके अंदर जो स्पोरेंजिया स्पोर होती हैं उनमें क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एक स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बहुत सारी स्पोरेंजिया स्पोर लगती हैं, और हर एक स्पोरेंजियो स्पोर के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे स्पोर भरे हुए होते हैं, स्पोर। तो मैं इसको एक सर्कल के फॉर्म में यूँ कह सकती हूँ कि लोअर क्रिप्टोगेम्स जो फंजाई होती है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोरेंजियोफोर बनती है। इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बहुत सारी स्पोरेंजियोस्पोर होती है, और हर एक स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर बहुत सारे स्पोर प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ये जो स्पोर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक स्पोर होते हैं माइक्रोस्पोर, और एक होते हैं मेगास्पोर। एक होते हैं माइक्रोस्पोर और एक होते हैं मेगास्पोर। ये तो डिवाइड किया जाता है किसके बेस पे? इनकी साइज के बेस पे, यानी कि जो स्पोर आकार में बड़े साइज के होते हैं वो तो क्या होते हैं? मेगास्पोर। लेकिन जो स्पोर साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? माइक्रोस्पोर। लेकिन ये तो फंजाई है, इसके अंदर स्पोर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो इनकी गति के बेस पे इन स्पोर को क्या किया जाता है? दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। वहाँ टाइप थे, यहाँ पर ग्रुप है।
दो समूह में विभाजित किया जाता है। एक का नाम होता है जूस्पोर, जूस्पोर यानी कि गति करने वाले चल बीजाणु, इनको हिंदी में कहते हैं चल बीजाणु। और एक होते हैं ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, अचल बीजाणु। नाम से पता चल रहा है ऐसे स्पोर जो चल सकते हैं क्या कहलाते हैं, चल बीजाणु। जूस्पोर ऐसे स्पोर जो गति नहीं कर सकते क्या कहलाते हैं, अचल बीजाणु, ए प्लेनोस्पोर। अब चलने के लिए सिंपल सी बात है, क्या चाहिए, जैसे ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में चलने के लिए फुट प्रेजेंट होते हैं, वैसे इनके अंदर चलने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला। क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला। कसाबिका, हिंदी में कहते हैं इनको कसाबिका। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो अब मैं आपको इनको डिटेल से समझाती हूँ कि जूस्पोर क्या होते हैं और ए प्लेनोस्पोर क्या होते हैं, जूस्पोर किस में बनते हैं, ए प्लेनोस्पोर किस में बनते हैं, जूस्पोर कैसे स्थान पे पाए जाएंगे, ए प्लेनोस्पोर कैसे स्थान पे पाए जाएंगे। अब अपन इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं जूस्पोर के बारे में। पहला पॉइंट, जूस्पोर के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला। फ्लैजिला जब प्रेजेंट होते हैं तो ये मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अब किसी भी जूस्पोर के ऊपर फ्लैजिला की संख्या कितनी प्रेजेंट है, जैसे मैं ये डायग्राम से बनाऊं कि ये मैंने एक जूस्पोर बनाया, ये इसके ऊपर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है, बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर। बाई मानी 2, फ्लैजिला मानी उसकी कसाबिका और जूस्पोर मानी चल बीजाणु। ऐसा चलने वाला बीजाणु जिसकी वॉल पर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हो क्या कहलाता है, बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर। अब ये फ्लैजिला 2 टाइप की होती हैं। एक फ्लैजिला वो होती हैं जिनके ऊपर इस तरीके से हेयर लाइक रोम जैसी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, ये फ्लैजिला कहलाती हैं टिनसेल टाइप, टिनसेल टाइप फ्लैजिला। ऐसी फ्लैजिला जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट हो, रोम लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो क्या कहलाती हैं, टिनसेल टाइप। दूसरे टाइप की फ्लैजिला होती हैं विपलेस टाइप की फ्लैजिला। यहाँ मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ कि जैसे ये जूस्पोर है, इसके ऊपर ये 2 प्लेन जो है फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला कहलाती हैं विपलेस, विपलेस टाइप फ्लैजिला। ऐसी फ्लैजिला जो क्या होती हैं, स्मूथ होती हैं, जो बहुत चिकने टाइप की होती हैं। ऐसी फ्लैजिला जो बिल्कुल स्मूथ होती हैं क्या कहलाती हैं, विपलेस टाइप की फ्लैजिला कहलाती हैं। तो इनको फ्लैजिला के बेस पे जूस्पोर को क्या किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। अब मैं इनके टाइप्स बता रही हूँ आपको, जैसे नंबर ए, एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो और वो भी उसके एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट हो, तो उसका नाम क्या रखा जाता है, सिंगल फ्लैजिलेट जूस्पोर, सिंगल फ्लैजिलेट जूस्पोर। ऐसा जूस्पोर जिसपे क्या प्रेजेंट हो, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हो। सिंगल फ्लैजिला तो प्रेजेंट है, अब वो फ्लैजिला भी कौन से पार्ट की ओर है, आगे वाले भाग की ओर है या फिर पीछे वाले भाग की ओर है। तो सिंगल फ्लैजिला को भी 2 में डिवाइड कर दिया जाता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो उनके नाम क्या रख दिए जाते हैं, सिंगल एंटीरियर फ्लैजिलेट जूस्पोर, सिंगल एंटीरियर फ्लैजिलेट जूस्पोर। और एक बन जाती है सिंगल
posterior फ्लैजिलेट जूस्पोर। किसके बेस पे? फ्लैजिला तो एक ही थी, पर वो एक फ्लैजिला भी कौन से पार्ट पे प्रेजेंट थी? आगे वाले भाग पे प्रेजेंट थी या फिर पीछे वाले भाग पे प्रेजेंट थी? यानी सिंगल फ्लैजिला है और वो भी इस टाइप के जूस्पोर को दो में डिवाइड कर दिया। ऐसे जूस्पोर जिनके एंटीरियर पार्ट पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो क्या कहलाते हैं? सिंगल एंटीरियर फ्लैजिलेट जूस्पोर। और ऐसे फ्लैजिला जिसपे फ्लैजिला तो एक ही है पर कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर पार्ट पे है। जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊं कि ये एक सिंगल फ्लैजिला है जो इसके अग्र भाग पे प्रेजेंट है, ये इसका अग्र पार्ट और ये बना दिया इसका टिप पार्ट। केवल इस पार्ट के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट हो, या फिर इसको यूँ बना सकती हूँ मैं, यूँ भी मिल जाएगा आपको। तो ये क्या है? सिंगल फ्लैजिला है जो एंटीरियर पार्ट पे है, सिंगल फ्लैजिला है जो पोस्टीरियर पार्ट पे है। नेक्स्ट टाइप आता है इसमें बी टाइप। ये तो थी सिंगल फ्लैजिला की बात। अब बात आती है बाई फ्लैजिलेट। बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर। नाम से पता चल रहा है ऐसे जूस्पोर जिसपे कितनी फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी? दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। जैसे मैंने डायग्राम बनाया, ये जूस्पोर बनाया, ये इसके ऊपर दो फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो क्या कहलाता है? ये बाई फ्लैजिलेट। अब इनके डिवाइडेशन करेंगे हम किसके बेस पे? इन पे जो फ्लैजिला पाई जा रही है इसके टाइप के बेस पे, कि ये फ्लैजिला कौन से टाइप की है? स्मूथ टाइप की है या फिर रफ टाइप की है? जैसे मैं आपको कंपैरेटिव डायग्राम समझाती हूँ कि ये दोनों फ्लैजिला जो है वो रफ टाइप की है यानी टेंसल टाइप है। नेक्स्ट मैंने ये डायग्राम बनाया जिसमें दोनों फ्लैजिला तो दो ही है पर दोनों फ्लैजिला कैसी है? स्मूथ टाइप की है। ये मैंने एक डायग्राम और बनाया जिसमें एक फ्लैजिला तो रफ टाइप की है और एक फ्लैजिला स्मूथ टाइप की है। तो है तो तीनों ही डायग्राम्स में या तीनों टाइप की फंजाई के अंदर दो दो फ्लैजिला, पर फ्लैजिला के टाइप्स के बेस पे भी क्या कर दिया? इनको तीन में डिवाइड कर दिया कि एक के अंदर दोनों फ्लैजिलाएं क्या होती हैं? स्मूथ टाइप की, एक में दोनों फ्लैजिलाएं रफ टाइप की, और एक के अंदर एक फ्लैजिला स्मूथ टाइप की और एक फ्लैजिला रफ टाइप की। तो इस टाइप की फंजाई किस में पाई जाती हैं? एल्बुगो में पाई जाती हैं। याद रखना कि बाई फ्लैजिलेट जो जूस्पोर हैं वो किस में पाए जाते हैं? एल्बुगो के अंदर पाए जाते हैं। ये बात हुई अपने फ्लैजिला के बेस पे पाए जाने वाले जूस्पोर की। अब अपन बात करते हैं कॉनिडिया की। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग डालते हैं कॉनिडिया। कॉनिडिया क्या होते हैं? कॉनिडिया नंबर सेकंड, कॉनिडिया। जैसे मैंने वहाँ समझाया था कि जूस्पोर यानी कि स्पोरेंजिया स्पोरेंजियोफोर पर लगती है, उसी प्रकार से कॉनिडिया कॉनिडियोफोर पर लगती है। तो इनका निर्माण जो है वो किस पर होता है? कॉनिडियोफोर पर होता है। बस कॉनिडिया और स्पोरेंजिया में एक अंतर है, क्या? कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर अंदर की ओर स्पोरेंजिया की वॉल से अंदर भरे हुए होते हैं, लेकिन कॉनिडिया जो बनते हैं उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, बीक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो बीक लाइक स्ट्रक्चर छोटी है या बड़ी है उसके बेस पे इन कॉनिडिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मैक्रो कॉनिडिया और माइक्रो कॉनिडिया में। जैसे मैं एक डायग्राम से समझाऊँ आपको कि ये इस प्रकार से एक कॉनिडियोफोर बनती है और इस कॉनिडियोफोर के ऊपर इस तरीके से ये कॉनिडिया बनते हैं। इन कॉनिडिया के बीच में इस तरीके से सेप्टा बन जाते हैं, और ये सेप्टा हर एक स्ट्रक्चर क्या करने लग जाती है? बाद में अपना डेवलपमेंट के बाद में सेपरेट हो जाती है। इस तरीके से इनके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट होती है इनके अंदर।
जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक जो सेप्टा बना हुआ है उसके बीच में उसका साइटोप्लाज्म भी है और साथ में उसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। से ये इसका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है और ये इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे ही ये कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया क्या कर लेती हैं, अपना डेवलपमेंट कर लेती हैं, तो इनके डेवलपमेंट के बाद में हर एक सेप्टा सेपरेट होकर के ये हर एक सेल किसका निर्माण कर लेती है, हर एक कॉनिडिया का निर्माण कर लेती है। तो ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, कॉनिडियोफोर। क्या कहलाता है, कॉनिडियोफोर, जिस पे कॉनिडिया लगी हुई है। और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, कॉनिडिया। इस कॉनिडिया के अंदर ये छोटे छोटे जो पट बने हुए हैं इनको इंग्लिश में कहते हैं सेप्टा और इनको हिंदी में कहते हैं पट। हर एक सेप्टा के मध्य एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म है। जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं तो हर एक जो सेल्स है ये अपने साइटोप्लाज्म और अपने न्यूक्लियस के सहित सेपरेट हो जाती है और जर्मिनेशन करके और क्या बना देगी, कॉनिडियल जर्म ट्यूब। तो पूरी क्या बना देगी, एक कॉनिडिया के फॉर्मेशन में अपना डेवलपमेंट बना लेती है। अब मैं यहाँ आपको एक पॉइंट और समझाना चाह रही हूँ जो थोड़ा सा बड़ी क्लास के लिए होता है लेकिन आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इसको। जैसे ध्यान से समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये कॉनिडिया है, कॉनिडियोफोर है, जिसके ऊपर कितनी कॉनिडिया लगी हुई है, एक कॉनिडिया लगी हुई है। इसी प्रकार से अगर क्या निकली हुई हो, इसी जगह पर इस तरीके से और कॉनिडियोफोर निकल जाएं, जैसे ये कॉनिडियोफोर निकल गई और अब इनके ऊपर क्या डेवलप हो जाएं, ये और कॉनिडिया डेवलप हो जाएं। जैसे ये कॉनिडिया डेवलप हो गई, इधर से ये कॉनिडिया डेवलप हो गई, इस कॉनिडिया के ऊपर से और कॉनिडियल चैन बन जाए, ये कॉनिडियल चैन बन गई, ये कॉनिडियल चैन बना दी मैंने इसमें, ये लीजिए, और ये इधर से बना दी मैंने कॉनिडियल चैन। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये लीजिए, ये कॉनिडिया बन गई। अब मैं इसको डेफिनेशन के रूप में बोल रही हूँ, एक कॉनिडियोफोर पर बहुत सारी कॉनिडिया का डेवलपमेंट हो तो ऐसी स्ट्रक्चर स्पोरोडोकियम कहलाती है। ये स्ट्रक्चर, अब इसका नाम चेंज हो गया, पहले एक कॉनिडिया का डेवलपमेंट हो रहा था तब ये कॉनिडियोफोर कहला रही थी, एक कॉनिडियोफोर के ऊपर एक कॉनिडिया डेवलप हो रही थी। अब एक कॉनिडियोफोर के ऊपर बहुत सारी कॉनिडियल चैन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, स्पोरोडोकियम। क्या कहलाती है, स्पोरोडोकियम कहलाती है। तो अब मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि इनके अंदर बनने वाले जो कॉनिडियल स्पोर होंगे, ये सारे कॉनिडियल स्पोर क्या होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे। इनमें से कुछ छोटे आकार के भी होंगे और इनमें से कुछ बड़े आकार के भी होते हैं। अब मैं आपको इसको नेक्स्ट डायग्राम में समझा रही हूँ कि किस तरीके से जो है ये बनते हैं। जैसे मान लो किसी भी होस्ट सेल की ये सेल सरफेस है जिसके ऊपर इनकी ये सेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे ही ये सेल्स अपना डेवलपमेंट करती हैं तो इनके डेवलपमेंट से इनके ऊपर कॉनिडियोफोर का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे ये कॉनिडियोफोर बना, एक ये कॉनिडियोफोर बना, ये इस तरीके से कॉनिडियोफोर बनते हैं। अब इन कॉनिडियोफोर के ऊपर मानो कि ये मैंने बनाया एक कॉनिडिया, ये बनाया दूसरा कॉनिडिया, इस कॉनिडिया के ऊपर ये एक और कॉनिडिया बना, इस कॉनिडिया के ऊपर ये एक और कॉनिडिया बना। ये इस तरीके से बहुत सारे क्या बन गए, कॉनिडिया बन गए। अब ये बनाए मैंने इनके बीच में सेप्टा, ये सेप्टा बन गए। से ये बना दिया
और ये बनाया मैंने इसमें कॉनिडिया सेप्टा। अब जैसे ही इसमें कॉनिडिया का डेवलपमेंट हुआ तो आपको दिख रहे हैं कि एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये चैन लाइक स्ट्रक्चर में बनने वाले कॉनिडिया अगर आकार में छोटे होते हैं तो उनका नाम क्या रख दिया जाता है? माइक्रो कॉनिडिया, माइक्रो कॉनिडिया। और जब वो आकार में बड़े होते हैं तो उनका नाम होता है मैक्रो कॉनिडिया। क्या होता है? मैक्रोकॉनिडिया। तो दोनों में अंतर है, नाम से पता चल रहा है। माइक्रो मानी स्मॉल, मैक्रो मानी लार्ज साइज के। जब बनने वाले कॉनिडिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है इनके कॉनिडियाज का, अगर वो साइज में बहुत छोटे होते हैं तब उनका नाम रख दिया जाता है माइक्रोकॉनिडिया, और जब वो आकार में बहुत बड़े होते हैं तो उनका नाम रख दिया जाता है मैक्रोकॉनिडिया। तो इस प्रकार से ये कॉनिडिया की क्या बन जाती है? एक चैन। तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है? कॉनिडियल चैन। क्या नाम होता है इसका? कॉनिडियल चैन। कॉनिडिया की चैन बन जाती है। जैसे ही ये अपने होस्ट की सेल्स के अंदर अपना डेवलपमेंट कर चुकी होती हैं तो होस्ट की जो ये वॉल होती है ये क्या हो जाती है? रैप्चर हो जाती है, फट जाती है। और इसके फटते ही ये सारी कॉनिडियल चैन क्या होती है? एनवायरनमेंट के अंदर बाहर आ जाती हैं और हवा के द्वारा फैल करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। इनको नमी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनको हवा की ज़रूरत 100% होती है। इसलिए हम एक लाइन पढ़ते हैं कि कॉनिडिया के डिस्पर्सल के लिए एयर की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़ूस्पोर के डिस्पर्सल के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। दूसरा दिया जाता है कि कॉनिडिया केवल टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय आवास पर पाए जाने वाले होस्ट प्लांट में बनते हैं, लेकिन ज़ूस्पोर जो है जल में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें बनते हैं। ये हुए अपने स्पोरेंजियल और कॉनिडियल और मैक्रोकॉनिडियल और माइक्रोकॉनिडियल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन पढ़ते हैं कि जो कॉनिडिया और ज़ूस्पोर यानी ज़ूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर से बनने वाले और ज़ूस्पोर से बनने वाले ज़ूस्पोर में और कॉनिडियोफोर के ऊपर यानी कॉनिडिया में बनने वाले स्पोर, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अब अपन पढ़ते हैं इनके ज़ूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ज़ूस्पोर एंड ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर हिंदी में कहते हैं चल बीजाणु व अचल बीजाणु में अंतर। चल बीजाणु व अचल बीजाणु में अंतर, कि चल बीजाणु में और अचल बीजाणु में क्या अंतर होता है। तो अपन इनको दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। एक तरफ मैं लिख देती हूँ ज़ूस्पोर और एक तरफ लिखती हूँ मैं ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर अचल बीजाणु। पहला अंतर, इनमें क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला। ज़ूस्पोर तभी तो है क्योंकि इनमें फ्लैजिला के द्वारा ये क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। तो इनमें क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला उपस्थित। और ए प्लेनो इसलिए है क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए इनमें क्या है कि फ्लैजिला एब्सेंट। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है और इनमें फ्लैजिला एब्सेंट है। दूसरा अंतर, जहाँ फ्लैजिला अटैच है इसका मतलब वो राउंड शेप तो नहीं हो सकता, वो तो या तो किडनी शेप होगा अगर फ्लैजिला बीच भाग में प्रेजेंट है तब तो, जैसे ये फ्लैजिला निकली, या तो ये किडनी शेप बीन शेप होगा या फिर ये ओवल शेप होगा जिसे इस भाग से फ्लैजिला निकल सके। उसमें कोई फ्लैजिला नहीं है इसलिए कैसी शेप होगी? राउंड शेप। तो नेक्स्ट अंतर क्या होगा कि जो ज़ूस्पोर हैं उनकी शेप कैसी होती है? किडनी शेप, या फिर
ओवल शेप, और जो एप्लेनोस्पोर है वो कैसे होंगे, राउंड शेप के, अंडाकार होंगे। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसका मतलब मूवमेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी। तो ये जो है कहाँ मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट किस में करेंगे, वाटर में। और इनको तो मूवमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इन पे फ्लैजिला है ही नहीं, तो इनको मूवमेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत है, एयर की, हवा की। ये हवा के द्वारा उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, और ये जल में अपनी फ्लैजिला के द्वारा तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इनका हैबिटेट कैसा होगा, हाइड्रोफाइटिक, इनका हैबिटेट्स कैसा होगा, टेरेस्टेरियल। इसलिए ये कैसे आवास में पाए जाएंगे, जलीय आवास में। ये स्थलीय में भी हो सकते हैं, लेकिन जब ये स्थलीय में मूवमेंट करेंगे तो पहले अपने फ्लैजिलाओं को गिरा देंगे, फिर गोल बन जाएंगे शेप में, और फिर हवा द्वारा उड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाएंगी। इसलिए इनका आवास जलीय के साथ हम स्थलीय भी पढ़ते हैं, लेकिन स्थलीय तब पढ़ते हैं जब हमें इस लाइन का पता होना चाहिए कि जब इनकी फ्लैजिला गिर जाती हैं तो इनकी शेप अपने आप चेंज हो जाती है, और ये आवासीय जो स्थलीय आवास है, जो टेरेस्टेरियल इनकी हैबिटेट है, उसके ऊपर भी आसानी से क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, टेरेस्टेरियल आवास में, स्थलीय आवास में। तो इस तरीके से जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर दोनों में क्या है अंतर, कि जूस्पोर जो है वो मूवमेंट करने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए क्या रखते हैं, फ्लैजिला रखते हैं, लेकिन एप्लेनोस्पोर अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए फ्लैजिला नहीं रखते। इसलिए जूस्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं और एप्लेनोस्पोर में फ्लैजिला एब्सेंट होती है। अब फ्लैजिला जिस स्थान पे जुड़ी हुई होती है, उस स्थान पे जुड़ने की वजह से उनकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसीलिए जो जूस्पोर होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, या तो किडनी शेप होती है या फिर ओवल शेप होती है, लेकिन एप्लेनोस्पोर राउंड शेप के होते हैं। नेक्स्ट अंतर क्या आता है कि जो जूस्पोर है उनको मूवमेंट करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है, लेकिन एप्लेनोस्पोर को मूवमेंट करने के लिए एयर की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि बिना हवा के तो बेचारे उड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए इनके पास पहले से क्या नहीं है, फ्लैजिला भी नहीं है। इसलिए इनको मूवमेंट करने के लिए जल की ज़रूरत है, इसलिए जल की ज़रूरत है, इसका मतलब इनका आवास भी क्या हो जाएगा, इनका हैबिटेट भी क्या होगा, जलीय, एक्वेटिक होगा। और इनको हवा की ज़रूरत है, इसलिए इनका आवास भी कैसा होगा, स्थलीय ही होता है। ये है इनके जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर और प्लेनोस्पोर के अंतर। आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, कि फंजाई के अंदर लैंगिक जनन किस टाइप से पाया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 3 टाइप मैंने बताया था, एक टाइप था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक टाइप था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको लैंगिक जनन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फंजाई है, लोअर क्रिप्टोगेम्स है, जनन करने के लिए लैंगिक अंग जैसी संरचना तो बनती ही नहीं है। इसमें क्या नहीं बनती, लैंगिक जनन जैसी संरचना नहीं बनती, लैंगिक अंग जैसी संरचना नहीं बनती, इसलिए वास्तविक प्रकार का लैंगिक जनन एब्सेंट होता है, केवल इसके स्टेप्स चलते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, कई बार क्वेश्चन पाया जाता है कि फंजाई के कौन से सब डिवीजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शब्द ही नहीं आता, तो हम उसके लिए कहते हैं कि फंजाई के 5 सब डिवीजन बनाए गए थे, जिसमें एक सब डिवीजन आता है ड्यूटेरोमाइकोटिना। क्या आता है, ये इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार 2 नाम से क्वेश्चन आते हैं, ड्यूटेरोमाइकोटिना। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि फंजाई के कौन सी सब क्लास को आर्टिफिशियल क्लास बनाई गई है, आर्टिफिशियल सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है, तब इसका आंसर क्या आता है, ड्यूटेरोमाइकोटिना। कि ड्यूटेरोमाइकोटिना क्या है, एक
कृत्रिम आर्टिफिशियल सब डिवीजन है। ये क्या है? आर्टिफिशियल सब डिवीजन है, कृत्रिम सब डिवीजन है। इस कई बार तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फंजाई की सब आर्टिफिशियल सब डिवीजन का नाम बताएं, तब हम आंसर क्या देंगे? ड्यूटेरोमाइकोटिना। कई बार ये पूछा जाता है कि फंजाई के कौन से सब डिवीजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, तब भी आंसर क्या होगा? ड्यूटेरोमाइकोटिना के सदस्यों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कोई घटना होती है। ये पॉइंट तो खत्म हुआ यहाँ। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जिनमें होता है उनकी बात करेंगे, जिसमें नहीं होता उसकी तो कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम बात करेंगे बेसिडियोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, इनकी बात करेंगे। उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी स्टेप्स के द्वारा होता है? 3 स्टेप्स के द्वारा होता है। कितनी स्टेप द्वारा? 3 स्टेप्स द्वारा क्या कंप्लीट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक स्टेप्स होती है इसकी प्लाज्मोगेमी, जिसको कहते हैं जीवद्रव्य संलयन। इसको कहते हैं जीवद्रव्य संलयन। एक मेथड होती है कैरियोगेमी, यानी कि केंद्रक संलयन। केंद्रक संलयन। और लास्ट आती है मियोसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता ड्यूटेरोमाइकोटिना के सदस्यों में, उनमें तो इस बात का आगे कोई पॉइंट नहीं चलता। पॉइंट उन 4 सब डिवीजन के लिए चलता है जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल ऑर्गन्स तो नहीं बनते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। वो 3 स्टेप्स कौन कौन सी हैं? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। यानी सबसे पहले 2 सेल्स के मध्य साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, उसके बाद उसके अंदर दोनों सेल्स जो थी उनके साइटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद में उसके न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, और वो न्यूक्लियस वापस क्या कर लेंगे? मियोसिस। अब अपन समझते हैं इसको डायग्राम्स के द्वारा, किस तरीके से हम इसके अंदर प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस कंप्लीट होती है। प्लाज्मोगेमी, सपोज करो कि मैंने एक सेल बनाई ये, जिसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और इसके चारों तरफ ये सेल है। ये है सेल, ये है इसका साइटोप्लाज्म, और ये है इसका न्यूक्लियस। दूसरी मैंने ये सेल बनाई जिसका ये न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये इसकी सेल है। ये सेल, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। नाम है प्लाज्मोगेमी। किसका फ्यूजन होगा? इसके साइटोप्लाज्म का। ये दोनों सेल क्या करेंगी? एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी। जैसे ही ये सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो ये क्या करती हैं? अपने बीच में जो सेल वॉल है उसको या तो ब्रेक कर देती हैं, या फिर इस सेल वॉल को ये क्या कर देती हैं? एक पोर जैसी स्ट्रक्चर बना देती हैं, इस तरीके से, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से क्या होगा कि इस कोशिका का साइटोप्लाज्म इसमें और इस कोशिका का साइटोप्लाज्म इसमें विलीन हो जाएगा, और इस कोशिका का साइटोप्लाज्म इसमें विलीन हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं?
कि दो विपरीत प्रकार की कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ फ्यूजन कर लिया। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी हो चुका है, दोनों के बीच में जो वॉल थी वो रैप्चर हो चुकी है या डिग्रेड हो चुकी। अब दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे? आपस में फ्यूजन। ये बनाई मैंने दोनों की सेल वॉल और ये बनाई मैंने दूसरी वाली सेल वॉल। अब दोनों के न्यूक्लियस, ये बनाया मैंने एक न्यूक्लियस और ये बनाया मैंने दूसरा न्यूक्लियस। इन दोनों न्यूक्लियस ने क्या कर लिया? आपस में फ्यूजन कर लिया। तो क्या हुआ? न्यूक्लियस का फ्यूजन यानी कि कैरियोगेमी। क्या हुआ? कैरियोगेमी की प्रोसेस कंप्लीट हुई। यहाँ न्यूक्लियस कैसा था? हैप्लोइड। सपोज करो कि ये मेल न्यूक्लियस की सेल थी, ये न्यूक्लियस भी कैसा है? हैप्लोइड। कैसी सेल थी? फीमेल। दोनों के साइटोप्लाज्म ने फ्यूजन किया, लेकिन न्यूक्लियस ने फ्यूजन नहीं किया, प्लाज्मोगेमी। जैसे ही न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, फिक्स एंड में पहले न्यूक्लियस का बाद में न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। अब दोनों न्यूक्लियस ने फ्यूजन कर लिया। अब न्यूक्लियस कैसे बन गए? 2n, यानी कि n प्लस n क्या बन गए? 2n। ये 2n न्यूक्लियस अब क्या हो गए? डिप्लॉयड स्टेज में आ गए, यानी कि कैरियोगेमी स्टेज में। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसको समझाती हूँ कि किस तरीके से ये अपना मियोसिस डिवीजन करते हैं और उस मियोसिस डिवीजन के द्वारा वापस अपनी हैप्लोइड सेल बना लेंगे। ये इसका न्यूक्लियस डायग्राम के बेस पे और ये इसका हाफ पार्ट न्यूक्लियस का, ये इन दोनों का साइटोप्लाज्मा। अब ये कौन सी प्रोसेस करेंगे? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो इनसे वापस क्या बनेंगी? 2 सेल बनेंगी और हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन उस न्यूक्लियस में कुछ जेनेटिकली मटेरियल उस न्यूक्लियस का भी होगा और कुछ जेनेटिकली मटेरियल इसका भी होगा। इस तरीके से क्या बन जाती हैं? 1 से 2 सेल बन जाती हैं अर्धसूत्री विभाजन के बाद में। ये प्रोसेस जो है उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि जब इनके अंदर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन के बाद में बनने वाले जो हैप्लोइड सेल बनती हैं वो अपनी पीढ़ी को जब कंप्लीट करती हैं तो कैसे बनती हैं? तो कुछ इनमें ऐसी भी होती हैं फंजाई जिनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते, तो हम इसको सेक्स ऑर्गन्स के बेस पे पढ़ेंगे कि सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फंगस। फंगस में कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फंगस। अब मैं सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं तो ये बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों, वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स की बात कर रही थी, तब ड्यूटेरोमाइकोसिटा एग्जाम्पल था इसका, और जब हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आता है बेसिडियोमाइकोटिना। बेसिडियोमाइकोटिना। तो इनके सदस्यों को क्या किया जाता है? इनके थैलस के आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स बने हैं वो सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस में बनेंगे या फिर अलग अलग थैलस में बनेंगे, या फिर जब वो अलग अलग थैलस में बनते हैं तो उनकी साइज क्या होगी, और जब वो एक ही थैलस में बनेंगे तो उनकी साइज क्या होगी। तो इनको क्या किया जाता है? थैलस के बेस पे डिवाइड कर दिया जाता है। थैलस, पार्टिकुलर थैलस के बेस पे एक होते हैं मोनोसियस थैलस
मोनोसियस थैलस, एक होता है डायोसियस थैलस। मोनोसियस थैलस और एक होता है डायोसियस थैलस। तो जो मोनोसियस थैलस है, एक को जिसमें थैलस का डिफ्रेंशिएशन ही नहीं होता, उसका नाम रख दिया जाता है सेक्सुअल अनडिफ्रेंशिएटेड, जिसमें लैंगिक जनन के लिए निर्धारण ही नहीं होता। नाम है मोनोसियस, मोनो मानी एक, एक ही थैलस में क्या बने, मेल और फीमेल बने, क्या कहलाता है, मोनोसियस थैलस, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन क्या हो, प्रेजेंट, बोथ ऑर्गन प्रेजेंट, यानी कि नर और मादा दोनों टाइप के अंग जो हैं वो एक ही थैलस में, एक ही सुकाय में, थैलस को हिंदी में कहते हैं सुकाय, जब वो एक ही सुकाय में प्रेजेंट होते हैं तो उसका नाम होता है मोनोसियस। लेकिन जब एक सुकाय में ना होकर के मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स क्या हो, अलग अलग थैलस में प्रेजेंट हो, अलग अलग थैलस में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो उसका नाम होता है डायोसियस। नाम से पता चल रहा है, डायो मानी दो, दो अलग अलग थैलस के अंदर दोनों टाइप्स के क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, तो उनका नाम रख दिया जाता है डायोसियस थैलस। और थर्ड है सेक्सुअल अनडिफ्रेंशिएटेड, यानी कि ऐसा थैलस जिसमें उस थैलस का निर्धारण ही नहीं हो कि उसमें बनने वाले स्पोर जो हैं या गैमेट्स जो हैं वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, यानी अविभेदित लैंगिक अंग, क्या कहते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो यहाँ जो है जब वो दोनों एक ही में बनते हैं तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, या माइक्रोकॉनिडिया और मैक्रोकॉनिडिया, या माइक्रोस्पोर मेल गेमिट या फीमेल गेमिट, तीनों शब्द यूज कर सकते हैं, वो किस में बनेंगे, एक ही थैलस में बनेंगे। एक ही थैलस में तो बनेंगे, लेकिन उनमें से कुछ छोटे आकार के होंगे, कुछ बड़े आकार के होंगे। लेकिन जब डायोसियस में ये बनते हैं, दोनों अलग अलग में बनते हैं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है क्या, कि दोनों बने तो अलग अलग में हैं, इसका मतलब अब वो बहुत आसानी से बनेंगे। तो जो एक होगा मेल डायोसियस, उसमें जो मेल गैमेट्स बनेंगे या मेल स्पोर जो बनेंगे वो बहुत एक्टिव होंगे, क्योंकि आकार में होंगे छोटे और संख्या में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा। जब वो आकार में छोटे होते हैं, संख्या में बहुत अधिक होते हैं, तो वो बहुत आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं और एक्टिव होते हैं। लेकिन जो फीमेल डायोसियस थैलस है उसमें क्या होते हैं कि बनने वाले स्पोर साइज में तो क्या हो जाते हैं, बड़े, और उनकी जो संख्या होती है, उनके जो नंबर्स होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, वो कम होते हैं। तब वो कौन सा होता है, फीमेल थैलस होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से ये अविभेदित होते हैं। ये हुए आज अपने मेन पॉइंट्स। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कल कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स अगर फंजाई में हो, जो हमने अभी देखे थे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, 3 स्टेप्स के द्वारा अगर वो होंगे तो किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, यानी कैसे उनके अंदर, ये तो मैंने सिंपल समझाया था आपको यहाँ पे कि ये पॉइंट कि किस तरीके से इनके अंदर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस की 3 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। लेकिन ये तीनों स्टेप्स फंजाई में कैसे कंप्लीट होती हैं, कि किस प्रकार से उनमें प्लेनोगैमेटिक यानी कि प्लेन जो गैमिट्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, कैसे वो कॉपुलेशन करते हैं, कैसे वो स्पर्मेटोजेनेसिस बनाते हैं, ये प्रोसेस पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए अपना इतना ही काफ़ी है।